हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पार्ट 1 इस क्लास का देखा होगा। हम पार्ट 2 में आज समझेंगे जो धातु और अधातु है। ठीक है, अभी तो हम केवल धातु के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो धातु का हमने भौतिक गुण आपको पार्ट 1 में लाइव आकर बताया था। ठीक है, थोड़ा यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव ना आकर आप लोग को हम रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम। तब आज हमको क्या पढ़ना है, धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो धातु सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि धातु जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या होगा, या कोई और चीज़ है उससे क्रिया करेगा तो क्या होगा। तो हम एक एक करके यहाँ समझते चलते हैं। ठीक है, जिसके तो धातु का ऑक्सीजन से अपक्रिया हमको पढ़ना है। ठीक है, तो धातुओं का वायु में दहन करने पर या वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन क्या करता है, धातु से अपक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, और यहाँ क्या ले लिया, ऑक्सीजन। अगर इन दोनों से क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए जो मैग्नीशियम है ये क्या है, धातु है, और वायु के संपर्क में आते ही जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो ये कैसा हो जाता है, क्षारीय गुण हो जाते हैं इनके। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ आप लोग भी नोट करते चलिएगा। ठीक है, आप लोग परेशान ना होइएगा, हम आप लोग को ये वीडियो पूरा प्रोवाइड कराएंगे। चलिए और इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एल्युमिनियम का वायु की उपस्थिति में दहन कराने पे क्या होगा। ठीक है, अगर हम एल्युमिनियम को वायु में दहन कराते हैं तो क्या होता है, ये उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी यानी कि दोहरा नेचर इसके अंदर में आ जाता है। जैसे मैंने क्या लिया, यहाँ एल्युमिनियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, दोनों से जब क्रिया कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो जिसका नेचर क्या हो जाएगा, दोहरा नेचर हो जाएगा। अगर यही एल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा देते हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और ये जल में परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ हमने देखा कि जो धातु है वो किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना नेचर बदल दे रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब धातुओं की हम जल से अपक्रिया देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड अथवा धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ये जो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हाइड्रोक्साइड आप लोग कर लीजिएगा। तो हम क्या लिए, यहाँ कैल्शियम ले लिए। कैल्शियम को किससे क्रिया कराएंगे, जल से। वो भी जल कैसा होना चाहिए, ठंडा जल। तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये मैंने जो आपको रेड में लिखा है, ठीक है, जो मैंने आप लोग को यहाँ रेड में लिख कर दिया है हाईलाइट करके, ये आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। क्या लिखा अपवाद, लेड, कापर, सोना, प्लेटिनम, मरकरी जैसी धातुओं के साथ अपक्रिया नहीं करता है। यानी जल अगर हम क्या करें, ये भी धातु हैं, लेड, कापर, ये सारी धातुएं हैं, लेकिन हम ये जल से अपक्रिया नहीं करती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसलिए मैंने जो अपवाद है इसको बीच बीच में ही मैंने डाल दिया, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, हम करते हैं अब धातुओं की किससे क्रिया। ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं। धातुओं की किससे क्रिया करना है हमको, हाइड्रोजन से। तो समानता धातुओं हाइड्रोजन से क्रियाशीलता नहीं दर्शाती हैं, परंतु कुछ धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि हाइड्रोजन से संयोग करके धात्विक लवण के समान ठोस यौगिक अर्थात हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। जैसे सोडियम हाइड्राइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्राइड हो गया, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करके अपना हाइड्राइड निर्मित करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए हमने क्या लिया है, यहाँ सोडियम लिया है। ठीक है, सोडियम लिए और हमने हाइड्रोजन गैस लिया। अब दोनों का जब रिएक्शन होता है, यानी कि दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ये सोडियम हाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हमने यहाँ थोड़ा आप लोग को आसानी के लिए हमने यहाँ लिख कर आप लोग को प्रेजेंट किया है, तो ताकि आप लोग को दिक्कत ना आए। चलिए आगे देखते हैं इसका गुण। आगे क्या है,
चौथा है धातुओं की तनु अम्लों से क्रिया। देखिए अब हम धातु को तनु अम्ल से कराएंगे क्रिया, क्या होगा? तो देखिए इसकी कई कंडीशन है, जिससे हमने पहले लिया एक, क्योंकि आपको पता है अम्ल जो है 2-3 अम्ल ज़्यादा फेमस है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो हम सब का एक बार क्रिया करा के देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को से क्रिया कराएंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, यहाँ पे जब क्रिया कराएंगे किससे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे धातु को। तो जब धातुओं की क्रिया तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो धातु क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। ठीक है, यानी कि आपको पता होना चाहिए सोडियम है यहाँ, ठीक है, और मैंने क्या लिया है, HCl लिया है। जब दोनों क्रिया करेंगे तो यहाँ से पता होना चाहिए कि देखिए ये यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में निकल जाएगा और इसका Cl जो है ये आके सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा, नमक का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नमक का आप लोग को फार्मूला पता है, NaCl होता है, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आगे चल के देखते हैं। अब धातु को सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी हम सारा तन को रखेंगे, जो भी अम्ल हम लेंगे यहाँ क्या रखेंगे, सबको तन। देखिए यहाँ पर भाई मैंने एक नोट आप लोग को लिखा है, इस नोट का मतलब है कि यहाँ कॉपर, सिल्वर तथा सोना की कम सक्रियता के कारण तनु अम्ल इनके प्रति क्रिया नहीं होती है। यानी कि सोचो कि अगर हम सारा अम्ल से क्रिया करा दें सारी धातुओं से तो नहीं होगा। कॉपर जो है, सिल्वर जो है, सोना, ये सक्रिय नहीं है, तो यह अम्ल के साथ क्रिया नहीं दर्शाते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हम बहुत इसको चुन चुन के आप लोग को लिखाए हैं। ठीक है, तो आप लोग को कोई दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे हमने सारे पॉइंट को नोट करके रखा है। देखिए धातुओं की तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के समान धातुओं तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके धातु सल्फेट, देखिए धात लिखा है ना, ये धातु होना चाहिए, यहाँ ये थोड़ा से मिस्टेक हो गया है, तो धातु सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित करती हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया यहाँ, सोडियम धातु ले लिया है और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया है, वो भी कैसा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ रिवाइज करते रहना है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब देखिए ये भी, और यहाँ जो हमने यहाँ लिखा है ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके बारे आपको याद होना चाहिए। चलिए पहले हम ऊपर वाला देखते हैं, फिर यहाँ आते हैं। धातुओं की तनु, ठीक है, अति तनु नाइट्रिक एसिड से करना है आपको। देखिए नाइट्रिक एसिड में वो भी अति तनु, यानी हल्का से समझ लो कि होना चाहिए, बाकी ना के बराबर रहे अम्ल। तो जब मैग्नीज तथा मैग्नीशियम धातु की क्रिया अति तनु नाइट्रिक अम्ल से होती है तो धातु नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित होती है। चाहे हम Mg ले लें मैग्नीशियम, चाहे हम मैग्नीज ले लें यानी Mn। तो हमने क्या लिया यहाँ, मैग्नीशियम लिया है और नाइट्रिक अम्ल लिया है। ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये आपको यहाँ तक अभी तक समझना था। अब हम चलते हैं यहाँ अम्लराज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अम्लराज कभी कभी पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो पेपर में आता है और ये इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए क्या है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ एक एक चीज़ को पढ़ते चलिएगा। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का वह मिश्रण जिसमें आयतन के अनुसार 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, अम्लराज कहलाता है। यानी आपको समझना है क्या क्या है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और क्या है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल कितना भाग है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग है। इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, अम्लराज बनता है। और इनका काम क्या है, यहाँ याद रखिएगा, उत्कृष्ट अक्रिय धातु जैसे सोना तथा प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। यानी कि आपको एक चीज़ देखा होगा, जो सोना का शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा सोना जब गंदा हो जाता है तो उसको साफ करने के लिए यही अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और आगे हम इसका
आज इसको हम थोड़ा आगे तक पढ़ेंगे। देखिए सक्रियता श्रेणी, ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या है, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग हर हालत में आपको तैयार करना है इसको। देखिए तो इसकी डिफिनीशन हम आपको बता ही देते हैं क्या है। तो यहाँ लिखा है सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की उनकी क्रियाशीलता को आरोही क्रम में दर्शाया जाता है, यानी व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, देखिए यह सक्रियता श्रेणी का मतलब क्या है कि कौन किसको विस्थापित करेगा, यानी कि बड़का कौन है छोटका कौन है ना। तो जैसे अगर देखिएगा तो यहाँ आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम जो है ये सबसे क्या है, सबसे क्रियाशील है, यानी जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे देखिए जैसे जैसे हम इधर को आ रहे हैं ये क्रियाशीलता इसकी क्या हो रही है, इधर कम होती जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कौन क्रियाशील कम है ये आप लोग को यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रियाशीलता किसके पास है, पोटेशियम के पास है। पोटेशियम के बाद सोडियम के पास है, सोडियम के पास बाद कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। यानी ये जैसे इसका मतलब है कि कहीं मान लीजिए सोडियम और पोटेशियम दोनों साथ साथ आ जाते हैं कि अब यहाँ कोई जैसे सोडियम क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड है या पोटेशियम सल्फेट है, ऐसा कुछ मान लीजिए। तो अब यहाँ कौन किसको विस्थापित करेगा, या ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम सोडियम धातु लिए, ठीक है, और क्या ले लिए, हमें पोटेशियम धातु ले लिए, पोटेशियम धातु के साथ हम पोटेशियम क्लोराइड ले लिए। जैसे हम सोडियम, यहाँ एक एग्जांपल आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ क्या ले लिए हमने, सोडियम केवल ले लिया, एक मिनट पेन चेंज कर लिए हम क्या ले लिए, यहाँ सोडियम ले लिए, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या ले लिए यहाँ सोडियम ले लिए। और हम क्या ले लिए, जैसे यहाँ KCl ले लिए, अब KCl जो है, अब आपको समझना है कि सबसे क्रियाशील कौन है, जबकि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, हमको केवल यहाँ कौन ज़्यादा एक्टिव है उसको हमको समझना है। ठीक है, तो यहाँ जो है, अब आप सबसे ऊपर क्या पढ़े थे, आप सबसे पहले ऊपर इसमें क्या आपने देखा, सबसे ऊपर कौन है, यहाँ पोटेशियम है। तो इस स्थिति में ये क्या होगा, इस स्थिति में ये Na जो है, ये Na इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसको, ये जो है के यानी पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए सक्रियता में और हम पढ़ते हैं सक्रियता के बारे में। सक्रियता को आप लोग अच्छे से जानकारी को रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में ये पूछ लिया जाता है। तो जैसे देखिए सबसे पहले तो आपको ये इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने ये लिखे हैं सभी हाइड्रोजन से ज़्यादा सक्रिय हैं, लेकिन ये जो नीचे लिखे हैं इधर की ओर, ये सब क्या है, हाइड्रोजन से कम सक्रिय हैं। तो हम इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि इतने ढेर सारे को हम याद कैसे करेंगे। तो देखिए हम याद करने के लिए आपको कुछ आसान ट्रिक लेके आए हैं, ठीक है, जिससे आपको याद हो जाएगा। देखिए आपके सामने ये ट्रिक है, तो ट्रिक को कैसे पढ़ना है आपको हम बता देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको ट्रिक है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है। ठीक है, ये याद रखना आपको, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका सा पकाता है। तो यहाँ तक पहले याद कर लेते हैं। काशी से हो जाएगा पोटेशियम यानी के हो जाएगा, ना से यानी सोडियम हो जाएगा, का से हो जाएगा कैल्शियम, और मा से यानी मैग्नीशियम हो जाएगा, आलू से यानी एल्युमिनियम हो जाएगा, जरा से जिंक हो जाएगा, फीका से फेरस हो जाएगा, यानी लोहा जो होता है इसे फेरस भी कहा जाता है, सा से हो जाएगा टिन, ठीक है, इसे स्टेनस भी कहा जाता है। तो इस यहाँ तो पकाता मतलब पी भी यानी लेड हो गया, और है मतलब हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन फिर नीचे क्या है, कौन है जी आगे जाओ, ठीक है, आगे आओ या आगे जाओ, आओ, ठीक है,
तो यहाँ से आपको याद रखना है कि कौन मतलब कापर, हैजी मतलब मरकरी, आगे मतलब सिल्वर, जाओ मतलब सॉरी आओ लिखा है तो आओ मतलब क्या है सोना, यानी एयू। देखो इसमें क्या है सिल्वर लिखा है यानी चांदी, और ये तो ये इसको थोड़ा आप अपने से याद कर सकते हो। तो जिसको जैसे आसान, अगर आपको आसान वैसे याद करने में लगेगा तो वैसे कर लो, और नहीं तो आपको ऐसा करना है, क्योंकि कभी कभी पेपर में पूछ लेता है। मैंने देखा है 2016 के पेपर में ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको हर हालत में इसको थोड़ा तैयार करके रखना है। चलिए हम आगे और आपको देखते हैं क्या है आप लोग के लिए आज। देखिए एक चीज़ और आपको पढ़ना है आयन के बारे में। आयन क्या होता है, तो आप ऐसा समझ लो कि कोई धातु है वो अपना इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेगा, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ न कुछ क्रिया करना होगा। तो यहाँ समझना है कि धातु एवं अधातु मुक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को धन यानी कि आयन कहते हैं। अब यहाँ ये धनायन ऋणायन की बात नहीं कहा है, यानी आयन चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हम दोनों को क्या कहेंगे आयन कहेंगे। लेकिन अब हमको धनायन और ऋणायन को प्रभावित करना होगा तो अलग है, यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव पाया जाएगा वो धनायन है, जिसके पास निगेटिव पाया जाएगा वो ऋणायन है। तो आयन आवेशित कण होता है, इस पर ऋण अथवा धनावेश होता है। ठीक है, जिससे सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड में आपको पता है कि Na के ऊपर 1 प्लस होता है, क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस होता है। तो यह दोनों मिलकर क्या बनाते हैं सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो यही जो मैंने अभी इधर लिखा था वही है कि पोटेशियम सोडियम यानी कौन किससे क्रियाशीलता ज़्यादा रखता है। ठीक है, यहाँ मैंने ये भी बना दिया है कि कौन नीचे जाएगा तो कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो हम आपके डाउट को लेकर अगले क्लास में हम आप लोग को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज से हम आप लोग को बायो का भी कुछ सेगमेंट तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि आज या कल में आप लोग को बायो का भी कुछ वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए और तैयारी को जारी रखिएगा। जय हिंद।